Hello friends, so in this video we will be discussing Article 1 of Indian Constitution. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अगर आर्टिकल 1 को इफ वी स्टडी द टेक्स्ट तो इसमें आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं ये क्लॉज 1 जो हमारा कंट्री है उसका नाम बता रहा है और ये बता रहा है कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुआ था रिगार्डिंग द नेम आल्सो कि इंडिया दैट इज भारत रखा जाए कि भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। कहीं ना कहीं ये दोनों ही नाम हमारे आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। तो इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है और इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन देखें तो उसमें भारत वर्ड इस्तेमाल है, भारतीय संविधान। इंग्लिश में देखें तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल में भी भारत वर्ड गिवन अगर आप हिंदी वर्जन देखें। तो कहीं ना कहीं भारत और इंडिया दोनों ही हमारे कंट्री का नाम रखा गया है। अब बस इसमें ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये डिबेट कर रहे थे कि इंडिया दैट इज भारत रखा जाए कि भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें इतना डिबेट हुआ नहीं। जो वोट हुआ उसमें इंडिया दैट इज भारत को ही एक्सेप्ट कर लिया गया। उसको अभी हम लोग इन डिटेल वी विल बी स्टडी कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कैसे हुए थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत है। तो इंडिया दैट इज भारत इसमें हमने दोनों वर्ड को इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं जो भारत के जो फेवर के लोग थे वो लोग का ये मानना था कि भारत जो है एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। बहुत एंशियंट टाइम से इस लैंड के लोग जो हिमालय और सदर्न सी के बीच में जो लैंड है उसके लोग अपने आप को भारत वंशी के नाम से जानते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं किंग भरत के भी नाम पर ये है। ऋग्वेदिक ट्राइब के जो किंग है उनका नाम भी था भरत। तो बहुत एंशियंट टाइम से इस लैंड को भारत के नाम से जाना जाता है। और इंडिया जो वर्ड था ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेमिलियरिटी का वर्ड था। बट जो भारत के फेवर के लोग थे वो ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग कॉलोनियल बॉन्डेज से अब निकल रहे हैं, तो हमें जो नाम बाहर से मिला है उसे हम क्यों रखें। ठीक है, बट ये नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेमिलियरिटी हमारे लैंड को इंटरनेशनली ब्रिटिशर्स ने इतने साल रूल किया, 200 साल रूल किया, इंटरनेशनली इंडिया के नाम से जानने लग गया था। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों नाम को रखा, इंडिया दैट इज भारत, ऐसे वी केप्ट इट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इसमें भारत का एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है और इंडिया का एक इंटरनेशनल फेमिलियरिटी का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन लोगों ने भारत के लिए फेवर किया, किन लोगों ने इंडिया के लिए फेवर किया, किन लोगों ने बोला कि इंडिया दैट इज भारत के बजाय भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो इंडिया दैट इज भारत अभी फिलहाल के लिए हमारे देश का नाम दोनों ही आर्टिकल 1 में, चाहे आप इंडिया बोलो चाहे आप भारत बोलो। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल राइट, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड बहुत डेलिबरेटली इस्तेमाल किया गया, इसका भी एक इंटरप्रिटेशन है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट आप देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है स्टेट्स आर इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर। जैसे कि यूएसए है, यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। एग्जांपल यूएसए, यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वहां पे सारे स्टेट्स एक एग्रीमेंट में है कि उन्हें एक साथ रहना है और यूएसए बनाना है। अगर कल को न्यूयॉर्क बोले कि मेरे को अलग होना है तो वो यूएसए से अलग हो सकता है, बिकॉज सारे स्टेट्स एक एग्रीमेंट में है। ठीक है, चाहे कैलिफोर्निया बोले, न्यूयॉर्क बोले, है ना, वो लोग चाहे तो अलग भी हो सकते हैं बिकॉज दे आर इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर। उनकी सिटीजनशिप्स भी अलग हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी सिटीजनशिप है, उनका कोर्ट सिस्टम भी बहुत अलग है। ठीक है, बट वो एक एग्रीमेंट में है कि दे हैव टू स्टे टुगेदर। ऑल राइट, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने वर्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल नहीं किया, हमने वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल किया कि स्टेट्स आर नॉट इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर, स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। स्टेट्स को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, बट स्टेट्स कोई उनके पास राइट नहीं है टू सिसीड फ्रॉम दी यूनियन। यूनियन से अलग होने का कोई राइट नहीं है, इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को नहीं इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है?
इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या आ गया, नेम आ गया और यूनियन ऑफ स्टेट्स, नेचर आ गया कि स्टेट्स आर नॉट इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर एंड नो स्टेट हैज राइट टू रिसीड और टू सिसीड फ्रॉम दी यूनियन। यूनियन से सेपरेट होने का राइट किसी भी स्टेट के पास नहीं है। आर्टिकल 1 का इसी का सब क्लॉज 2 क्या बता रहा है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स और टेरिटरीज का नाम है। और इसका जो सब क्लॉज 3 है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी, क्या क्या चीजें इंडिया की जो लैंड है वो क्या क्या चीजों कहलाएंगी। सबसे पहला द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडिया होंगे, जितने भी यूटीज हैं वो इंडिया होंगे, और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, क्योंकि ये इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया या भारत इज अ सॉवरेन कंट्री, तो वो फॉरेन लैंड को भी एक्वायर करने का राइट रखता है विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, जैसे कि सिक्किम पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन सिक्किम के लोग ही चाहते थे कि वो इंडिया में आए, तो सिक्किम वॉज अ फॉरेन लैंड जिसको इंडिया ने एक्वायर किया। ठीक है, तो सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। तो आपका आर्टिकल 2 एंड 3 में ये एक्विजिशन का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका बेसिस आर्टिकल 1 से ही है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत से चीजों का बेसिस बन रहा है। सबसे पहला तो ये जो नेम है उसका बेसिस बन रहा है। ऑल राइट, जो नेम है, सबसे पहला अपने कंट्री का नेम क्या होगा वो आर्टिकल 1 में है। दूसरा उसका नेचर क्या है, नेचर है यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। तीसरा वो फेडरलिज्म को भी बता रहा है कि यहाँ पे वेरियस स्टेट्स बने हुए हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, उन सबकी अपनी पावर्स है, बट दे आर फॉर्म ऑफ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो ये इंडियन फेडरलिज्म के बारे में भी बता रहा है। और फोर्थली ये कैसे स्टेट एक्वायर करती है दूसरे फॉरेन लैंड को, इंडिया एज अ कंट्री एज अ सॉवरेन लैंड दूसरे लैंड को अगर एक्वायर करती है तो वो आर्टिकल 2 और 3 का जो बेसिस है वो भी आपका आर्टिकल 1 में गिवन है, अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक टेक्स्ट। अब इसका वी कैन सी द इंटरप्रिटेशन। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया दैट इज भारत, ये आपके कंट्री का नाम बता रहा है और डुअल नेम है, इंडिया भी है भारत भी है। भारत कहीं ना कहीं उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी दिखाता है और इंडिया कहीं ना कहीं उसका इंटरनेशनल फेमिलियरिटी दिखाता है। फिर जो सेकंड है क्लॉज 1 में ही, जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स वाज चूजन ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को नहीं चूज किया गया बिकॉज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है दैट स्टेट्स आर इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट्स आर नॉट इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर, दे आर पार्ट ऑफ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है, एंड दे हैव नो राइट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि इंडियन फेडरेशन जो है ये एक ऐसा फेडरल सिस्टम है विच इज नॉट एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। जैसे यूएसए में सारे स्टेट्स ने एग्रीड किया कि उन्हें एक साथ रहना है, एग्रीमेंट है सब में सारे स्टेट्स में, तब वो यूएसए बना। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पहले यूनियन है और उसके बाद स्टेट्स बन रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन, और इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सीसीड, सेपरेट होने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए इंडिया को कहा गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन विल ऑलवेज बी इनडिस्ट्रक्टिबल, स्टेट्स को वी कैन चेंज, वी कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट, हम चाहें तो किसी स्टेट को खत्म भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने जेएनके को, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया, ऐसे ही हमने एमपी को एमपी से छत्तीसगढ़ निकाल दिया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया था, है ना। आंध्र प्रदेश से वी मेड तेलंगाना। तो वी कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स बिकॉज स्टेट्स आर नॉट इन एन एग्रीमेंट टू स्टे टुगेदर, इट इज जस्ट मेड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट क्या होंगे जो भी फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। यूटीज भी आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज होते हैं, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। जैसे स्टेट्स को तो स्टेट गवर्नमेंट रूल करते हैं, बट यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट रूल करता है। ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज, तो ये जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 था, क्लॉज 3 का सब क्लॉज सी,
वो परमिट करता है इंडिया को टू इंक्लूड एनी फॉरेन लैंड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो अब इसमें देखिए जो डिबेट थी बहुत इंडिया या भारत, ये बहुत बार न्यूज में भी आ चुका है। तो इंडिया और भारत वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया, क्या डिबेट हुई, उसका भी देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो भारत जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल एंड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, वेयर एज इंडिया रिप्रेजेंट्स इंटरनेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेमिलियरिटी। ठीक है, वर्ल्ड आपको इंडिया से जान रही थी, बट भारत आपका एंशियंट नेम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डुअल नेम के बजाय भारत नाम भी बहुत सही था। बट ठीक है, नेम में कुछ नहीं रखा, नेशन बिल्डिंग में रखा है। आप चाहे इंडिया का डेवलपमेंट करो, भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, भारत का डेवलपमेंट करो, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेन फोकस एनर्जी नाम के बजाय किसने क्या नाम दिया उससे अच्छा उसके नेशन के डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो समवॉट द डुअल रेफरेंस अंडरस्कोर्स द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन जो भारत था विद इट्स मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी उसका इंडिया है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिगार्डिंग द नेम क्या क्या डिबेट हुए। तो देखो इसमें बहुत से मेंबर्स हैं, इसमें सेठ गोविंद दास, इन्होंने किया प्रेफर भारत ओवर इंडिया। हरि विष्णु कामत cited Irish Constitution as a precedent for renaming। वो चाहते थे कि इसका नाम बदल के भारत रखा जाए, सिर्फ भारत रखा जाए, और उन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया। हरगोविंद पंत वांटेड भारत वर्षा, क्योंकि एग्जैक्ट नेम भारत वर्षा था, फॉलोअर्स ऑफ किंग भरत, रिजेक्टिंग इंडिया एज कोलोनियल। उनको लग रहा था इंडिया एक कोलोनियल नेम। ठीक है, इसमें की मूवमेंट्स क्या थे, देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी उसके कुछ समय बाद, बहुत काफी समय बाद 17 सितंबर 1949 को आर्टिकल 1 को डिस्कस किया गया। बी आर अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट रखा था उसमें इंडिया दैट इज भारत था। कमलपति त्रिपाठी ही वॉज द मेन मैन, जो चाहते थे और इस पे लंबा डिबेट हो। वो कह भी रहे थे कि ये नेम सेरेमनी है, तो हमें अपने देश का नाम रखना है, तो नामांकन का जो सेरेमनी होता है ये वो है। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, हमें अपनी सारी एनर्जी सिर्फ नेम पे नहीं दे देनी, तो इस मोशन को हमें आज ही के आज पास करना है। ठीक है, तो 17 सितंबर 1949 को इंडिया दैट इज भारत ओरिजिनल ड्राफ्ट में था। कमलपति त्रिपाठी जी का कहना था कि इसके बजाय भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। वोटिंग में इनको उतने वोट नहीं मिले, तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वही चला। क्योंकि देखिए नेम के लिए बात हो रही थी, अब इंडिया नाम रखें, भारत नाम रखें, हिंदुस्तान नाम रखें। तो इंडिया नाम तो चलो आपको मिला ग्रीक से, इंडिका में, वहां पे यूरोप में इंडिया नाम, क्योंकि इंडस रिवर के जो इस साइड रहते थे, अपना जो इंडिया है उसमें जो इंडस रिवर है उसके इस साइड रहने वाले लोगों को इंडीज बोला, इंडिया बोला, और ब्रिटिशर्स ने उसको इंटरनेशनल वो कर दिया, ब्रिटिश इंडिया के नाम से था वो। तो इंडिया वर्ड इंटरनेशनल फेमिलियरिटी में आ गया। ऐसे ही वर्ड था हिंदुस्तान, क्योंकि ये वर्ड भी इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है, ये अरब्स ने दिया है, क्योंकि वो इंडस रिवर को सिंधु रिवर कहते हैं। अरबिक टेक्स्ट में आप इंडस रिवर जो आप है ना, इसको आप सिंधु रिवर के नाम को से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में तो सिंधु को वो स को ह बोलते हैं, तो उससे वो बन गया हिंदू। इनफैक्ट ये जो हिंदू रिलीजन वर्ड भी है ना, वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। अब ये वर्ड हिंदू बन गया, तो सिंधु रिवर के जो इस साइड का स्थान है उसको वो हिंदुस्तान बोलते थे। क्योंकि वो सिंधुस्तान हुआ, बट वो स को ह बोलते हैं, तो उससे वो बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो आज भी अगर आप जाओ अरब वर्ल्ड में, वो आपको हिंदी बोलेंगे, चाहे आप तमिल बोलो, मलयालम बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि उनके लिए हिंदू या हिंदी इज नॉट अ रिलीजन और लैंग्वेज, इट इज अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपका है। ऑलराइट, तो ये कमलनाथ त्रिपाठी जी थे, उनका कहना था कि भारत दैट इज इंडिया बेटर होता, बट ये रिजेक्ट हो गया। और अम्बेडकर ने भी कहा कि नेम से ज्यादा अभी अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। जो दोनों ही नाम हमने रखा है। सिविलाइजेशनल डिबेट करना भी बेकार है, क्योंकि भारत नाम इज ऑल्सो देयर इन आर्टिकल 1। ऑल राइट, सो आर्टिकल 1 का अब नेम का पार्ट हो गया। अब आर्टिकल 1 आपका इंडियन फेडरलिज्म के बारे में क्या बताता है। ठीक है, अब आर्टिकल 1 जो है वो आपका इंडियन फेडरलिज्म का भी बेसिस पॉइंट है, क्योंकि ये इंश्योर करता है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स विद इन इनडिविजिबल यूनियन। एक इनडिविजिबल यूनियन है, बट सारे स्टेट्स को ऑटोनॉमी भी मिलेगी, उनकी अपनी स्टेट लिस्ट है, उनकी अपनी पावर है। तो एक लीगल
फाउंडेशन भी करता है प्रोवाइड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है तेलंगाना का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, विच आर बेस्ड ऑन आर्टिकल 1। ठीक है। अब इंडियन फेडरलिज्म जो है, कहीं ना कहीं इंडियन फेडरलिज्म फेडरलिज्म के सारे फीचर्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, ये सब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बायस्ड है टूवर्ड्स यूनिटरी साइड। ठीक है। तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म नहीं, ठीक है, और वो नीड के हिसाब से भी है। अगर हम इतना प्योर फॉर्म दे देंगे फेडरलिज्म का अमेरिका की तरह कि कोई स्टेट चाहे तो अलग भी हो जाए, तो पता नहीं इंडिया यूनाइटेड भी रहे कि नहीं। तो विद टाइम जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि साथ रहने में ही भलाई है ना। जब वो थोड़े से और डेवलप, और इंडिया जैसे से डेवलप होगा, अपना फेडरल कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, ये मेरा मानना है। अभी भी हमारा फेडरल कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग ही होते चला जा रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से। आप देखिए इंडिपेंडेंस, एक टाइम था जब प्रेसिडेंट रूल बहुत आराम से लगता था। प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी लगाना, स्टेट इमरजेंसी, ये फेडरलिज्म के एकदम अगेंस्ट है, बट अब उसकी टेंडेंसी बहुत कम हो गई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड। इसीलिए हम प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वी कुड नॉट हैव अफोर्ड टू गो फॉर इट। ठीक है। बट स्लोली स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स फेडरलिज्म। तो देखते हैं क्या क्या जूरिस्ट ने क्या क्या कहा है रिगार्डिंग द इंडियन फेडरलिज्म। तो केसी वेयर, एक प्रोफेसर है, इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्वासाई फेडरलिज्म कहा है, कि ये फेडरल जैसा है बट है नहीं। ठीक है। आइवर जेनिंग ने कहा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरेशन तो है बट यूनिटरी जो सेंट्रल टेंडेंसीज है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ऑस्टिन ने इसको कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सारे स्टेट्स को कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा विद द यूनियन। डीडी बसु ने कहा है फेडरेशन सुई जेनरिस। स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी लाइन कही है, इंडिया इज फेडरल, उन्होंने इंडिया को फेडरल माना है, बट इट्स फेडरलिज्म इज लार्जली वाटर्ड डाउन बाय द नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट। ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया का फेडरलिज्म को वाटर डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि एक नेशनल इंटीग्रेशन की नीड है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की नीड है, रिसोर्सेस आपके हर स्टेट के अलग अलग हैं, और वो नेशन बिल्डिंग में पूरा काम आना है। ठीक है। सोशल कल्चरल अपलिफ्टमेंट की, बहुत से सोशल लेवल्स हैं, उसके अपलिफ्टमेंट की नीड है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फोर्स होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखो, तो इंडिया दैट इज भारत, हिंदी वर्जन में भारत वर्ड यूज हुआ है। इवन इंडियन रेलवेज में भारतीय रेल, कहीं भी आप देखो गवर्नमेंट के उसमें किसी में भी इंडिया की जगह भारत ही यूज किया। तो आप इंडिया या भारत दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। अब आप देख लीजिए थोड़ा कि दोनों वर्ड्स का ओरिजिन क्या है। तो भारत कहीं ना कहीं आपका पुरानिक टेक्स्ट से भी लिया गया है, पुरानिक टेक्स्ट से डिराइव किया गया। महाभारत में भी था, ये देखिए नाम भी है महाभारत, है ना। विष्णु पुराण में भारत लाइज बिटवीन सदर्न सी एंड हिमालयास, तो इवन विष्णु पुराण में भी भारत का मेंशन है, जो कि सदर्न सी और हिमालय के बीच की लैंड है। और किंग भारत विच इज अ लेजेंडरी एंसेस्टर ऑफ ऋग वैदिक ट्राइब्स, तो ऋग वैदिक ट्राइब्स के जो एंसेस्टर है वो किंग भरत से ही स्टार्ट होते हैं। तो भारत नेम आपका सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है। अब इंडिया का नेम, ये आपका इंडस रिवर, जो मैंने बोला कि इंडस रिवर जो फ्लो कर रही है उसके इस साइड के लैंड को आप इंडिया कह रहे हैं। ग्रीक्स कॉल इट इंडोय या पीपल ऑफ इंडस। ठीक है। यूज्ड बाय पर्शियन अरब्स, हिंद हिंदुस्तान, पर्शिया से मैंने बताया, अरब्स सिंधु रिवर से बोलते थे तो उसको सिंधुस्तान, वो स को ह बोलते तो हिंदुस्तान हो गया। ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने उसको अफर्म कर दिया और इंडिया वर्ड को पॉपुलर कर दिया। मेरे ओपिनियन में भारत दैट इज इंडिया बेटर होता, जो कमलनाथ त्रिपाठी जी बोल रहे थे। बट अगर इंडिया दैट इज भारत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉइंटलेस डिबेट है, ये एक सिंबॉलिक डिबेट है बस, है ना। आपको पूरा फोकस करना है नेशन बिल्डिंग, बहुत काम करने पे ज्यादा फोकस करना है, नाम पे कुछ नहीं रखा है। ठीक है। चाहे नाम इंडिया हो चाहे नाम भारत हो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज द डेवलपमेंट ऑफ भारत। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर नाम इंडिया भी है और इंडिया नाम अगर ब्रिटिशर्स
ने पॉपुलराइज किया था इंफीरियर समझ के। तो अगर हम काम करते हैं, नेशन बिल्डिंग करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो सबसे अच्छा जवाब फिटिंग रिप्लाई है कि आपके ही दिया, मतलब ये अगर उन्होंने इंफीरियर सोच के दिया ना, उससे हम इंफीरियर हो थोड़ा ना जाएंगे। तो इसीलिए चाहे इंडिया नाम हो, अगर वो इंटरनेशनल फेमिलियरिटी में है, तो व्हाई नॉट टू कीप इट इंडिया, है ना? तो इसीलिए अम्बेडकर ने भी कहा कि इट इज अ पॉइंटलेस डिबेट। जो सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है भारत का, वो तो हमारे संविधान में दिया ही हुआ है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। नेशन बिल्डिंग में मेहनत करने के लिए अम्बेडकर जी ने कहा, रादर देन टू डिबेट कि भारत दैट इज इंडिया हो या इंडिया दैट इज भारत हो। ठीक है। सो विद दिस आर्टिकल 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आपके देश का इथॉस बता रहा है। आई थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट आर्टिकल 1। इससे आपको इंडिया और भारत का कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा इंडिया का हिस्ट्री बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों हम भारत बोलते हैं, क्यों हम इंडिया बोलते हैं। ठीक है। और उसका क्या हम दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, इंडियन फेडरलिज्म क्या है। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आपको आर्टिकल 1 से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा जो सीरीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन सिंप्लीफाइड का है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को सिंपल लैंग्वेज में समझने की वी विल बी ट्राइंग एंड अटेम्प्ट टू, कि हम हर एक आर्टिकल को सिंपल वे में वी अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू ऑल।